इथेनॉल की उपस्थिति में पढ़ चुके हैं आप एल्केन बनाने की विधियों में। RH प्लस HX सबसे सरल अभिक्रिया कह सकते हो आप इसको। एक और है जिसमें एल्किल हैलाइड से हम एल्केन बना सकते हैं, वो है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या विशेष बात है, क्या होता है? एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम से कराते हैं। और एल्किल हैलाइड के कितने अणु भाग लेते हैं क्रिया में? 2 अणु भाग लेते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है और क्या बनता है? एल्केन बनता है। लेकिन विशेषता क्या है? कार्बन की संख्या दुगनी हो गई। आपसे पूछा जाए कि आप मेथिल क्लोराइड से मेथेन और एथेन दोनों बनाइए। मेथेन और एथेन दोनों बनाना है तो कैसे करेंगे? एल्किल हैलाइड तो एक ही है, मेथिल क्लोराइड। उससे क्या बनाना चाहते हैं हम? मीथेन बनाना चाहते हैं और इथेन बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इसमें साधारण अपचयन है वो वाला जिंक कॉपर इथेनॉल से, और इसमें वुड्स अभिक्रिया काम में लेना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की संख्या दुगनी हो रही है। तो जब भी कार्बन की संख्या दुगनी होती हो एल्केन में, आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा अपने कि हमें वुड्स अभिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करना है ताकि गलती नहीं हो। एल्कीन का निर्माण कैसे करेंगे? एल्कीन ये भी पढ़ चुके हो आप, केवल रिवीजन है यहाँ पर। बताओ जल्दी से। एल्कोहलिक KOH के साथ करिए। एल्कोहलिक KOH कल भी बताया था आपने। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं इसको? विलोपन है ये। एल्कोहलिक KOH। ये किस प्रकार का एल्कोहलिक KOH जो है ये कल मैंने आपको बताया था, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों में प्रतिद्वंदिता बताई थी। तो एल्कोहलिक KOH लेते हैं और दूसरा KOH अगर ले लेते हैं, कौन सा होता है वो KOH? जलीय KOH। तब क्या बनता है? तब प्रतिस्थापन हो जाता है और अल्कोहल बनता है। इसका मतलब है कि आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर जलीय KOH लिया गया है तो उत्पाद क्या होगा? एल्कीन नहीं होकर के CH3CH2OH होगा। ये ध्यान रखना। ये मैंने ट्राई नहीं किया, अभी ट्राई करना। तो एल्कीन का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे? लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी, क्योंकि एल्कीन में कम से कम 2 कार्बन होंगे, तो हमारे पास एल्किल हैलाइड भी कम से कम 2 कार्बन वाला होना चाहिए। यदि आप मेथिल क्लोराइड की एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराओगे तो ये क्रिया नहीं होगी, नहीं हो पाएगी ना। तीसरा है एल्काइन। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दीजिए उसमें, उच्च अल्काइन का निर्माण। उच्च अल्काइन का निर्माण कब होता है? जब कोई निम्न अल्काइन आप काम में लें उस अभिक्रिया में, तभी हम उच्च शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उच्च अल्काइन बनाने के लिए हम एसिटिलीन का उपयोग करेंगे। ये सबसे निम्नतर, सबसे छोटा एल्काइन है। एसिटिलीन जो है वो क्या है? सबसे छोटा एल्काइन। इसकी क्रिया अगर अपन RMgX से करा दें तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। कौन सा एल्केन बन जाएगा? RH। ठीक है। लेकिन हमें इस उत्पाद से मतलब नहीं है, हमें दूसरे उत्पाद से मतलब है। उसमें क्या होता है? ये एक H हट गया है और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? MgX। ठीक है, समझ में आ गई बात है? ये कौन सी अभिक्रिया है? कौन सा टेस्ट है? मैंने आपको बताया था
जर्मीटिनॉफ टेस्ट है सक्रिय हाइड्रोजन युक्त पदार्थों का। इसका मतलब है कि इसमें जो ये हाइड्रोजन है वो सक्रिय है। ये कौन सी एल्काइन है? 1 एल्काइन है। तो इसमें ये सक्रिय हाइड्रोजन है, ये इसके एल्किल समूह के साथ में एल्केन बना देती है और जो बचा हुआ भाग है वो ये रहा। अब इसकी क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड से। यहाँ एल्किल हैलाइड काम आ रहा है क्योंकि अपन एल्किल हैलाइड के गुण पढ़ रहे हैं ना, रासायनिक गुण, तो उसमें एल्किल हैलाइड कहाँ काम आ रहा है? अब काम आ रहा है दूसरे पद में। अब ये क्या होगा? यहाँ आर आ जाएगा इसके स्थान पर HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये MgX के स्थान पर आर आ जाएगा और ये यहाँ MgX2 निकल जाता है। MgX2, ये X2 जो है ये अलग अलग भी हो सकता है, दोनों हेलोजन अलग भी हो सकते हैं। यहाँ Br हो और यहाँ Cl ले लिया हो आपने, तो यहाँ Br और Cl दोनों दिखेंगे आपको। ये उच्च अल्काइन हुआ कि नहीं हुआ? 3 कार्बन वाला कम से कम होगा ये निम्नतर अल्काइन से शुरू हुए अपन एसिटिलीन से, और ये इसमें कार्बन की संख्या में मिनिमम वृद्धि जो है वो 1 की होगी, कम से कम वृद्धि 1 की होगी। 2 भी हो सकते हैं। अभी अपने पास एक सक्रिय हाइड्रोजन और है, तो हम इसी अभिक्रिया को दोबारा कर सकते हैं। तो इस दिशा में भी हम एल्किल समूह को ला सकते हैं, इस तरफ भी। तो क्या करें अब अपन इसकी क्रिया किससे कराएं? RMgX से। ये RMgX में क्या होगा? यहाँ पर इस H को हट जाएगा, किसके रूप में? ये H हट गया है, इस R के साथ चला गया, तो MgX कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड Cr और यहाँ क्या आ गया? MgX। अब क्या संभावना है? क्या करें अपन? एक एल्किल हैलाइड लेते हैं जो अलग है। ये एल्किल हैलाइड था RX, ये है R-X का मतलब है कि इसमें एल्किल समूह मान लीजिए मैथिल है तो इसमें एथिल ले लिया आपने। तो इस तरफ क्या होगा? यहाँ पर इसके स्थान पर R- आ जाएगा। तो ये R-C ट्रिपल बॉन्ड Cr। इससे आप पेंटाइन का निर्माण करिए। 2 पेंटाइन कैसे बनाएंगे? एसिटिलीन से 2 पेंटाइन कैसे बनाएंगे? आपको अगर पूछा जाए, प्रश्न है कि एसिटिलीन से 2 पेंटाइन कैसे प्राप्त करेंगे? देखो यहाँ पर आपको ये कहीं पता नहीं लग रहा कि ये हेलो एल्केन से संबंधित है। इस प्रश्न में अगर परीक्षा में आता है तो इसका कहीं कोई संदर्भ नहीं मिल रहा है आपको कि एल्किल हैलाइड से संबंधित है। लेकिन आपको क्या सोचना है कि एसिटिलीन जो सबसे छोटा एल्काइन है, इससे हम एक उच्च एल्काइन बनाना चाहते हैं, तो वो किस में आ रहा है? हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों में कहीं न कहीं एल्किल हैलाइड का उपयोग करना है आपको। तो क्या करेंगे बताइए? Gr ले लें, पहले कोई सा भी ले लेते हैं, RMgX, ग्रिनियर अभिकर्मक, ठीक है। क्या बनेगा? अब एल्किल हैलाइड लेना, बनाना क्या आपको वो पहले बना के देख लीजिए। इधर 2 पेंटाइन, ये जो एल्काइन समूह है, इसमें एक तरफ एल्किल समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? मैथिल। एक तो R अपने को चाहिए मैथिल, और जो दूसरा है वो कौन सा चाहिए? एथिल। इसका मतलब R- जो है वो अपन क्या लेंगे? C2H5 है। उल्टा भी कर सकते हो, एक बार में तो एक एल्किल समूह को ही लगाएंगे ना अपन। इधर CH3Cl ले लीजिए, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, क्या निकला इसमें? MgX और Cl। अभिक्रिया का उपयोग करना भी आपको आना चाहिए, कैसे उसको आप इस तरीके के परिवर्तन में इस्तेमाल करेंगे। दोबारा आप RMgX से रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा? अब क्या होगा? ये H हटेगा,
इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX। अब क्या करें, मान लीजिए ये ले लिया आपने C2H5Br। तो एल्किल हैलाइड यहाँ पर एक तो ये काम में आया और दूसरा अपन ने 2 कार्बन वाला लिया है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 2 पेंटाइन बनाना है। तो ये इधर आ जाएगा C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, बन गया 2 पेंटाइन। तो पहला एल्केन का निर्माण आपने किया अपचयन और वुड्स अभिक्रिया के द्वारा, दूसरा एल्कीन एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया से, तीसरा पढ़ा हमने उच्च एल्काइन का निर्माण, चौथा है कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण। कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं, कोई एक उदाहरण जानते हैं आप? अभी सामने लिखा हुआ वो नहीं दिख रहा, ग्रीनियर अभिकर्मक भी तो है। कार्ब धात्विक यौगिकों में आप ध्यान रखिएगा वे यौगिक जिनमें कार्बन और धातु के बीच में सहसंयोजक बंध हो, जैसे RMgX है, जैसे CH3MgBr है, इसमें कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, धातु जुड़ा हुआ है। ऐसे ही डाई एल्किल जिंक है, इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ये ग्रीनियर अभिकर्मक है। इसी प्रकार से एक आपने नाम सुना हो C2H5 4Pb, क्या बोलते हैं इसको, धातु इसमें लेड है जो कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी कि 4 एथिल समूह इस लेड से जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा एथिल लेड, क्या बोलेंगे, क्या काम आता है, टेट्रा एथिल लेड क्या काम आता है, अपने पेट्रोल के साथ में इसको मिलाया जाता है, जो ये एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता है, हिंदी में कहते हैं अपस्फट रोधी। जो आपने स्कूटर स्टार्ट करते हुए किक लगता है तो एकदम स्कूटर आवाज़ करता है ना उसका इंजन, तो वो जो नॉकिंग होती है उसकी आवाज़ को कम करने के लिए इसको मिलाते हैं पेट्रोल में। लेकिन आजकल इसको मिलाना कम कर दिया, क्यों कम कर दिया है, बंद कर दिया, महंगा नहीं हुआ अभी, महंगा तो पेट्रोल ही है बताओ, हाँ प्रदूषण के कारण। आपने देखा होगा जो मोटर व्हीकल्स हैं इनका जो धुआं होता है उसमें जो लेड के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, इसलिए इसका उपयोग करना बंद कर दिया है। कार्ब धात्विक यौगिकों में पहला अपन बनाएंगे GR। GR का मतलब समझते हो ना, ग्रीनियर अभिकर्मक। कैसे बनाएंगे, एल्किल हैलाइड से आप पढ़ रहे हो तो एल्किल हैलाइड से बनाएंगे ना। मैग्नीशियम लीजिए ईथर की उपस्थिति में, RMgX, शुष्क ईथर होता है और इसी के अंदर ये रखा जाता है। ग्रीनियर अभिकर्मक स्वतंत्रता से नहीं रखते, इसको अलग से नहीं रखते हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक पढ़ लिया ना आपने, इस साल पढ़ लिया है? नहीं, सोडियम नहीं है इसमें। ग्रीनियर अभिकर्मक पढ़ा दिया आपको, नहीं पढ़ा है? पढ़ा दिया ना। तो ये क्यों नहीं रखते हैं बताओ आप? इसको ईथर में रखा जाता है, इसको बाहर लेके स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकते इसको। बताओ बेटा, आप बताओ। हैं? क्रियाशीलता ज़्यादा है, क्यों है? देखो इसका अष्टक पूरा नहीं है ना, मैग्नीशियम जो है उसका अष्टक पूरा नहीं, इसलिए ये ईथर में रहता है। देखो ईथर जो होता है ना, ये होता है। ईथर की क्या विशेषता है कि इसकी ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन के 2 युग्म हैं। ईथर के पास में यही तो होता है, ऑक्सीजन है
वो ईथर की जो ऑक्सीजन है वो इस प्रकार से, तो ये ईथर आपने लिया था, एक दूसरा अणु और मैग्नीशियम का होगा। ये जो ईथर के दो युग्म है, इलेक्ट्रॉन युग्म, ये क्या करते हैं, ये इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है और ये इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है, और इस प्रकार ये एक पूरा इस अवस्था में रह के स्थायित्व रखता है। अगर ऐसा नहीं हो, अकेला आ जाए तो स्थायित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अष्टक पूरा नहीं है। जिसका अष्टक पूरा नहीं, उसका स्थायित्व नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसलिए ईथर में रखा जाता है इसको। ईथर के साथ में ये उपसहसंयोजी बंध बनाता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक पूरा चैप्टर है, आपके पढ़ लिया होगा, मुझे नहीं पता, नहीं पढ़ा क्या? तो ये देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इससे बनाते हैं, एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से क्रिया द्वारा। क्या पूछ रहे हो? नहीं है चैप्टर? चलो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं है ना। दूसरा है बी, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो R2Zn है, ये फ्रैंकलैंड अभिकर्मक होता है। एल्किल हैलाइड की जिंक धातु से क्रिया कराते हैं। क्या होगा? RZnR धातु से डायरेक्ट किसका बंध हुआ है? कार्बन का, और ZnX2 निकल जाता है। ये जो बना है डाई एल्किल जिंक, क्या कहेंगे इसको? डाई एल्किल जिंक। ये क्या है? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है, FR। इनकी बहुत उपयोगिता है, इनसे बहुत सारे यौगिकों का निर्माण किया था। GR से करीब करीब सारे कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये जो है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक डाई एल्किल जिंक, ये भी बहुत उपयोगी है। जितने भी कार्ब धात्विक यौगिक हैं, सबकी उपयोगिता है। एक और देखते हैं अपन, जो मैंने बताया था आपको, TEL। क्या होता है ये? टेट्रा एथिल लेड। इसमें क्या करेंगे अपन? एथिल समूह है इसलिए C2H5Cl लेंगे, 4 अणु इसके, और एक मिश्र धातु लेते हैं, किसका? सोडियम और लेड का। सोडियम लेड का मिश्र धातु लेते हैं, तो इसमें ये बनता है टेल, C2H5 4Pb प्लस NaCl। कितने Pb बच गए? रासायनिक गुणों में 4, पहला एल्केन का निर्माण, दूसरा एल्कीन का निर्माण, तीसरा एल्काइन, चौथा कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण। वैसे अगर क्रम में चलते तो अपन एल्किल हैलाइड आता ना, तो खुद ही पढ़ रहे हैं अपन एल्किल हैलाइड, तो उसके रासायनिक गुणों को पढ़ते हुए अगला चैप्टर कौन सा आता है? ये GR आता है। अब क्या होना चाहिए और क्या बनाना चाहेंगे आप इससे? अगला चैप्टर सीक्वेंस बताया था ना मैंने आपको शुरू में, जिस क्रम में आप अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं उसमें एल्कोहल, एल्कीन के रासायनिक गुण पढ़े थे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए था कि क्रम क्या है। एल्कोहल का निर्माण भी इससे कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएं? X को हटा के क्या लाना चाहते हो आप? OH। जल से करा देते हैं अपन, यानी कोई भी जलीय क्षार लेना पड़ेगा आपको। अगर आप एल्कोहलिक क्षार ले लेंगे तो क्या होगा? एल्कीन बन जाएगा। लेकिन अगर जलीय क्षार लेंगे तो क्या होगा? X के स्थान पर क्या आ जाएगा? OH। इस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तब हमें लेना पड़ेगा नम सिल्वर ऑक्साइड। क्या लेंगे? जो क्या होता है? AgOH। यानी कि यहाँ पर AgOH से क्रिया होगी RX की, तो ROH बन जाएगा और AgX निकल जाएगा। क्या लिया आपने? प्राथमिक एल्किल हैलाइड के लिए
नम सिल्वर ऑक्साइड, नम का मतलब होता है पानी के साथ, तो नम सिल्वर ऑक्साइड क्या देता है, OH आयन देता है, और वो OH आयन किसको प्रतिस्थापित करते हैं, X को। अगर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो यानी कि द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो तो हमें लेना पड़ता है कैल्शियम कार्बोनेट के निलंबन में क्षार, कैल्शियम कार्बोनेट के निलंबन में क्षार, सस्पेंशन होता है, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, यहाँ क्षार के रूप में आप क्या ले रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा तृतीयक एल्किल हैलाइड है तो बड़ी आसानी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, तृतीयक की होती है, इसलिए उसके लिए केवल जल ले लोगे तो भी काम हो जाएगा। क्या ले लेंगे अपन, केवल जल का अणु मिल जाए तब भी वो प्रतिस्थापित होके X को हटा के क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना आप कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, नम सिल्वर ऑक्साइड, और द्वितीयक के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, कैल्शियम कार्बोनेट के निलंबन में क्षार, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और इसमें जल। अब इसके बाद में आता है ईथर, पांचवी विधि हो गई। पांचवा रासायनिक गुण आपने देख लिया, अल्कोहल का निर्माण, बड़ी आसानी से OH आ जाता है X के स्थान पर, क्योंकि X क्या है, प्रतिस्थापन योग्य है, इसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है अगर कोई प्रतिस्थापक आपके पास है तो। ईथर का निर्माण, अब बताओ, आप ईथर तो पढ़ चुके हो, आप पढ़ा ना ईथर आपने, ईथर का निर्माण कैसे करते हैं और एल्किल हैलाइड से कैसे करेंगे। देखो, इसकी क्रिया कराते हैं अपन सोडियम एल्कोक्साइड से। किससे कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, RONA से। ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है, कहाँ से आया, अल्कोहल से आया। अल्कोहल की अगर धातु से क्रिया कराते हैं, अल्कोहल की अगर सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। ये X और ये Na निकल जाता है, और Na के स्थान पे क्या आ जाता है, वो वाला R, क्या बन गया, ईथर बन गया कि नहीं बन गया। ये कहलाता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्या कहलाता है, दो प्रकार से हम ईथर का संश्लेषण कर सकते हैं। ये जो पहला है इसको कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। एक और विधि है जिससे हम ईथर बना सकते हैं एल्किल हैलाइड से, वो है Ag2O के साथ क्रिया द्वारा। आप कहेंगे Ag2O तो वहाँ आ गया था, अल्कोहल बनाया था, लेकिन वहाँ हमने नम लिया था, यहाँ शुष्क लेंगे, यहाँ विदाउट वाटर होगा, बिना पानी के होगा, शुष्क मतलब ड्राई। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, देखिए एल्किल हैलाइड के दो अणु, ये AgX निकल जाता है, कितने अणु इसके, दो। ये R को इस ऑक्सीजन के माध्यम से इस R से जोड़ दीजिए, ये दोनों अलग अलग अणु हैं, और क्या बन गया साथ में 2AgX। दो विधियां हैं ईथर के निर्माण की, एक तो विलियमसन ईथर संश्लेषण जिसमें सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया होती है, और दूसरी क्या है, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया जिसमें ईथर का अणु बनता है। 6 विधियां आपने पढ़ ली, 6 रासायनिक गुण पढ़े आपने, है ना। किसको 6 याद हो गई ये अभिक्रियाएं, तुमको याद है, आगे पीछे वाला कोई, तुमको बताओ, लास्ट याद नहीं हुई, घर जाके करोगे, तुम बताओ बेटा, लास्ट नहीं पता, देख के बता दो, अभी तो कॉपी में लिखा हुआ है।
पहला रासायनिक गुण क्या बताया था, जल्दी बोलो। एल्केन का निर्माण। अपन किसकी रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन के पढ़ रहे हैं। तो क्या बनाएंगे अपन इससे, एल्केन बना सकते हैं। तीर के अभिक्रिया में तीर होता है, बीच में तीर का निशान होता है ना, एक तरफ क्रियाकारक होता है, दूसरी तरफ क्रियाफल होता है। ये क्रियाफल है, उत्पाद है। लेंगे क्या, जो पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड, इसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं ना। तो तीर के इस साइड तो हेलो एल्केन होगा और उस साइड जो होगा वो वहाँ लिख रहे हैं। बीच में आपको क्या अभिकर्मक जिससे क्रिया करानी है वो याद रखना है। इसमें दो बताई थी आपको, एक तो अपचयन और दूसरा वुर्ज अभिक्रिया। दूसरा बताया था आपको एल्कीन का निर्माण। क्या कराएंगे, जलीय KOH या अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। हर अभिकर्मक की अलग अलग उपयोगिता, इसीलिए अभिक्रियाएं अलग अलग होती ना। KOH वही है, लेकिन अगर वो अल्कोहलिक है तो वो क्या करेगा, विलोपन अभिक्रिया कर देगा। अगर जलीय KOH लोगे तो क्या करेगा, अल्कोहल का निर्माण कर देगा। इसलिए उस अभिकर्मक की उपयोगिता। तीसरा क्या था, उच्च एल्काइन का निर्माण। चौथा कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण। इसको पूरा याद रखना, आपका निर्माण, ताकि आप भूलो नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हो। पांचवा अल्कोहल का। छठा ईथर का निर्माण भी दो है, ए और, ठीक है। सातवीं अभिक्रिया, सातवां रासायनिक गुण ईथर के निर्माण के बाद आता है, और हम इसमें क्या बनाते हैं, इससे एस्टर का निर्माण करते हैं। कार्बोनिल यौगिक हम इससे नहीं बनाते हैं, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाते हैं। और उसके बाद आपने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो भी नहीं बनाते हैं। अब हम क्या निर्माण कर रहे हैं, इससे एस्टर कर रहे हैं। देखो, इसको देखने से आपको एक अभिक्रिया याद आएगी, याद आनी चाहिए, क्योंकि आप दिमाग पे थोड़ा सा भी जोर डालेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न जो होगा इस अभिक्रिया में वो नहीं हो पाएगा। देखो, इसमें क्या होगा, AgX निकल जाता है, ये निकल गया और इसके स्थान पर ये R आ जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा ना। मैंने नामकरण भी बताया था ना शुरू में आपको एस्टर का कैसे करते हैं। ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। इसको देख करके कुछ याद आता है कि आपको ऐसी कोई अभिक्रिया आपने पहले पढ़ी है, हुंस-डीकर अभिक्रिया। उसमें हम क्या करते हैं, सिल्वर एसीटेट की क्रिया किससे कराते हैं, ब्रोमीन से कराते हैं, Br2 से। तो वहाँ क्या बनता है, RBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस AgBr बनता है। ध्यान रखना, आप सिल्वर एसीटेट का आपसे परीक्षा में कन्फ्यूजन जहाँ हो सकता है वहाँ प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें कन्फ्यूजन की संभावना होगी, अगर आपको Br2 लिख दिया है तो आपको हुंस-डीकर अभिक्रिया बतानी है। कार्बन की संख्या में कमी हो रही है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया एक, और इसमें कार्बन उतनी ही, और क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। तब हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर एसीटेट या सिल्वर लवण की क्रिया एल्किल हेलो एल्केन से करा रहे हैं। नहीं होगा कन्फ्यूजन, अब ध्यान रहेगा। चलिए, अब आप ऐसा करो, इस अभिक्रिया का उपयोग करो और बनाओ एथिल क्लोराइड से एथिल एथेनोइड बनाओ। एथिल एथेनोइड बनाना है आपको, एथिल एथेनोएट। और बनाना किससे है, एथिल क्लोराइड से। मैंने आपको कहा था शुरू में कि आप IUPAC नामकरण आप घर पे करते रहो।
कोई करता है प्रैक्टिस रोज़ नॉमेनक्लेचर की? नहीं करते हो ना? इसको करना चाहिए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपको अभी मैं पूछूंगा तो इसका नहीं आएगा एस्टर का। अब आपको एथिल एथेनोएट ऐसे नाम दे के प्रश्न आ गया, आप बताओ आपको एथिल एथेनोएट की स्ट्रक्चर नहीं पता है, संरचना नहीं पता है, तो आप नहीं कर सकते हो इसको। कर पाओगे क्या? कर लोगे? चलो अब रिएक्शन तो सामने है, अभिक्रिया पूरी सामने लिखी हुई है, अब बता दो आप कैसे करेंगे। ये भी बता दिया एथिल क्लोराइड लेना, यानी कि यहाँ एथिल क्लोराइड लेना है। यहाँ क्या लेंगे वो आप देख लो और ये बना दो। आपको केवल मतलब मेरा मतलब ये है कि आप ये बता दो मुझे कि ये क्या लेंगे, किसका सिल्वर लवण लेंगे। यहाँ आर के जगह CH3 लगाऊं या C2H5 लगाऊं? C2H5 यानी प्रोपेनोएट ले रहे हो आप। C2H5 COOAg ये ले लें। ये क्या है, इसका नाम बता सकते हो? सिल्वर 3 कार्बन है, 2 नहीं है। प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट 3 कार्बन है ना इसमें। इस कार्बन को इसके साथ ही देखना पड़ेगा क्योंकि जुड़े हुए हैं। अब इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं आप? C2H5Cl से। क्या बनाएंगे आप? C2H5 COO C2H5 क्या बन गया अब ये? एथिल प्रोपेनोएट बन गया। अब हमको क्या बनाना था? एथेनोएट बनाना था, और बन गया क्या? प्रोपेनोएट बन गया। अब क्या गलती कर दी हमने? यहाँ क्या करना था हमको? 2 ही कार्बन चाहिए थे। यहाँ जब एथेनोएट की बात हुई ना तो यहाँ 2 ही कार्बन चाहिए थे। इसका मतलब ये C2H5 के स्थान पर हमें चाहिए CH3, और ये क्या हो जाएगा? एथेनोएट। यानी सिल्वर एथेनोएट की क्रिया एथिल क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर CH3 होगा। क्या बन गया? एथिल एथेनोएट। तो कभी कभी हमें उल्टा चलना पड़ेगा। उत्पाद आपको पता है, एक क्रियाकारक पता है, आपसे वो ये जानकारी चाह रहा है परीक्षक, एग्ज़ाम लेने वाला, कि आप ये कौन सा सिल्वर लवण लेंगे। उसका अगर नाम पूछ ले आपसे 4 उत्तर दे करके कि कौन सा लेंगे आप, तो आप गलती कर जाओगे। आप प्रोपेनोएट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या लेना पड़ेगा? सिल्वर एथेनोएट। समझ में आ गया आपके? सातवीं अभिक्रिया हो गई आपकी एस्टर निर्माण। एस्टर का निर्माण। 8वीं अभिक्रिया लेते हैं अपन, वो है रासायनिक गुण 8वां, वो है एमीन का निर्माण। किसका? एल्किल हैलाइड से हम क्या बनाना चाहते हैं? एल्केनामीन। IUPAC में क्या बोलते हैं? एमीन का निर्माण। कैसे होगा? RX प्लस एमीन बनाना चाहते हो तो अमोनिया लाओ। अमोनिया से अभिक्रिया करानी है, सीधा सीधा ये हो जाएगा RNH2 प्लस HX। अमोनिया का NH2 यहाँ पर X को प्रतिस्थापित कर देता है। NH2 क्या नाभिक्स नहीं है ना, नाभिक्स नहीं, प्रतिस्थापन होगा, X को हटा देगा, HX निकल जाएगा। ये कौन सा अमीन है? लेकिन इस प्राथमिक अमीन में भी एल्किल हैलाइड से क्रिया करने की क्षमता है, तो ये एल्किल अमीन RX से फिर क्रिया करेगा, और अब क्या होगा? एक H और हट गया है, क्या हुआ इसमें? इस H के स्थान पर क्या आ गया? R आ गया।
और HX निकल गया। तो द्वितीयक अमीन भी बन जाता है, क्योंकि जब ये बनता है तो उस अभिक्रिया के दौरान अमोनिया उपलब्ध है, सॉरी एल्किल हैलाइड भी उपलब्ध है। ये एल्किल हैलाइड इससे क्रिया कर लेता है और ऐसा करने से क्या बन जाता है, द्वितीयक अमीन बन जाता है, सेकेंडरी अमीन बन जाता है। ठीक है ना। इसकी क्रिया अमोनिया से समझ में आ गई आपको, RNH2 + HX। अब ये जो RNH2 है, इसको एल्किल हैलाइड और है इसके अंदर अभिक्रिया के दौरान, तो ये क्या करता है, इसका एक H और हटा देता है, तो R2NH सेकेंडरी अमीन बन जाता है। अभी इसके अंदर एक हटने लायक हाइड्रोजन और है, ये क्या करता है, फिर एल्किल हैलाइड से क्रिया होगी, क्या बनेगा, तृतीयक अमीन बन गया। यानी अभिक्रिया रुकी नहीं है, कहाँ तक पहुँच गई, तृतीयक अमीन तक पहुँच गई। अब एक बार और क्रिया हो सकती है, क्योंकि इसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्म है, इसलिए क्या होगा, R3N + RX। अब क्या होता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, तो R4N+ और X-, चतुष्क अमोनियम लवण बन जाता है। ये इसको क्या कहते हैं, चतुष्क अमोनियम लवण। इस प्रकार इन सब का, प्राथमिक अमीन का, द्वितीयक अमीन का, तृतीयक अमीन का और चतुष्क अमोनियम लवण का एक मिश्रण प्राप्त होता है। केवल हमें प्राथमिक अमीन ही नहीं मिलता है, एक मिश्रण मिलता है जिसमें प्राथमिक अमीन भी होता है, द्वितीयक अमीन भी होता है, तृतीयक अमीन भी होता है और चतुष्क अमोनियम लवण भी होता है। तो ये 8वीं अभिक्रिया क्या है, 8वां रासायनिक गुण है एमीन का निर्माण। अभिक्रिया नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप पढ़िएगा, याद रखिएगा। अभी के बाद में आपको याद हो जाए, घर जाके ज़रूर लिख के याद कर लीजिए इसको। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं बताता हूँ आपको। साइनाइड का निर्माण, साइनाइड मीन्स CN, यानी आप क्या बनाना चाहते हो, RCN। ये CN जो है ये क्या है, साइनो समूह है, साइनाइड समूह है। इसको IUPAC में क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, है ना। तो इससे हम साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एल्केन नाइट्राइल। IUPAC में ये नाम है इसका। किससे क्रिया कराएं भाई इसकी, KCN साइनाइड समूह का बहुत अच्छा स्रोत है, सोर्स है इसका। क्या बन जाएगा, RCN, क्या निकल जाएगा, KX। क्या अंतर आया इसमें, आप कुछ बता सकते हो। इसमें इस अभिक्रिया की कोई विशेषता समझ में आती है आपको। अभिक्रिया आपके सामने है, इसकी जो विशेषता है वो आप जल्दी से बताओ। देखो हम हमेशा प्रतिस्थापन कर रहे हैं, एमीन को भी प्रतिस्थापित किया, NH2 आ गया, है ना। OH से प्रतिस्थापित किया, अल्कोहल बन गया X को, है ना। OR से किया तो ईथर बन गया। यहाँ पर हमने साइनाइड से इससे प्रतिस्थापित किया X को, क्या बन गया, एल्केन नाइट्राइल कहते हैं इसको, या साइनाइड कहते हैं, एल्किल साइनाइड इसको कहा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है ये बताओ आप। किसी को नहीं पता, कुछ ऐसे ही बता दो, गैस करो कुछ क्या हो सकता है? कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसकी तो चर्चा ही नहीं करी अभी तक अपन ने। विशेषता ये है कि इस अभिक्रिया में
इसके पास कार्बन मान लीजिए CH3Cl है ये, और ये KCN से एक कार्बन और मिल जाता है इसको, तो ये CH3CN हो गया। अब इसके पास कितने कार्बन हो गए? 2। इसके पास एक कार्बन, ये कार्बन थोड़ी है, ये Cl में कार्बन नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन Cn में C जो है वो कार्बन है, Cl का C कार्बन नहीं है, लेकिन Cn का C कार्बन है। Cl तो एक तत्व का सिंबल है ये, और Cn क्या है? जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी। ऐसा पहले कहाँ हुआ था? वुड्स अभिक्रिया में हुआ। अब देखिए ये जो नाइट्राइल बना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 3 यौगिक हम बना सकते हैं। कार्बन की संख्या में वृद्धि हो गई है। अब कार्बन की संख्या में वृद्धि होने से क्या होगा कि हम इसकी 3 अभिक्रियाएं कराएंगे। देखिए याद रखने के लिए आपको बता देता हूँ। एक कराएंगे हम इसका आंशिक जल अपघटन। क्या कराएंगे? दूसरा कराएंगे हम इसका पूर्ण जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन, दूसरा पूर्ण जल अपघटन, और तीसरा कराएंगे हम इसका अपचयन, ठीक है। आंशिक जल अपघटन का मतलब हमने केवल H2O लिख दिया। पूर्ण जल अपघटन में हमने H3O+ लिखते हैं, और अपचयन में हम क्या लिखते हैं? 4H। इनके लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे अभिकर्मक, वो भी हमें याद करने हैं। लेकिन आंशिक जल अपघटन से आप ध्यान रखिएगा, उत्पाद जो बनेगा वो होगा एमाइड, RCONH2। जल का ऑक्सीजन इसको दे दीजिए और H2 नाइट्रोजन के साथ जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा ना। यही तो हुआ है। क्या बना? RCONH2। ये अम्ल का व्युत्पन्न है, अमाइड व्युत्पन्न है ना अम्ल का। याद आ रहा है? अम्ल के व्युत्पन्न आपने पढ़े हैं, उसमें ये क्या है? अमाइड जो है वो क्या है? अम्ल का व्युत्पन्न है। अगर पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। और अगर अपचयन कराते हैं तो इसमें क्या होगा? 2H इसको दीजिए और 2H इसको दीजिए, RCH2NH2। क्या है ये? प्राथमिक अमीन है, 1 डिग्री अमीन। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये क्या है? एमाइड। ये 3 अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है अंतर परिवर्तन के लिए। कार्बनिक यौगिकों में यदि आप किसी कार्बनिक यौगिक में एल्किल हैलाइड बना लेते हैं तो एल्किल हैलाइड से एक कार्बन की वृद्धि इससे कर सकते हैं, और उस वृद्धि को से आप दूसरे बहुत महत्वपूर्ण यौगिक जो अमाइड है, अम्ल है, एमीन है, वो बना सकते हैं। कैसे कि एल्किल, ये जो नाइट्राइल बनाया है आपने, एल्केन नाइट्राइल, उसका आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो अमाइड बनेगा, पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो अम्ल बनेगा, और अगर अपचयन कराएंगे तो एमीन बनेगा। अब इसके लिए क्या अभिकर्मक लेते हैं? देखिए, आंशिक जल अपघटन के लिए NaOH प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 दिख रहा है आपको? ये देखिए, आंशिक जल अपघटन के लिए NaOH H2O2। पूर्ण जल अपघटन के लिए क्या ले रहे हैं? जल प्लस HCl, या 2H2O भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर 2H2O भी लिखा हुआ है इसका मतलब पूर्ण जल अपघटन लिखा हुआ है। जो तीर का निशान है उस पर कई बार आपको ये ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि आंशिक जल अपघटन है या पूर्ण जल अपघटन है। वहाँ आपको ये H2O लिखा मिले सिंपल, तो आप क्या कराएंगे? एमाइड बनाएंगे। अगर आपसे लिखा हुआ मिल जाए H3O+ या 2H2O, तो आप क्या कराएंगे? पूर्ण जल अपघटन करा के क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे। और अपचयन के लिए हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, वो कहाँ से आएगी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये LH क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlAH4, LiAlH4। ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं LaH। हाइड्रोजन का सोर्स और क्या हो सकता है? सोडियम इथेनॉल हो सकता है, या SnCl2 और
HCl ले लें तब भी हाइड्रोजन उससे मिलेगी, और ये तीनों से हमें क्या मिलती है, 4 हाइड्रोजन मिलती है, और हमें उत्पाद क्या मिलेगा, प्राथमिक अमीन। याद हो गई? याद करनी है यहाँ पे, घर जाके तो रिवीजन करना है, यहाँ तो याद करके जाना है। बताओ 8वीं अभिक्रिया कौन सी थी, आप बताओ बताओ बताओ, डरने की भी बात ही नहीं है, सबको नहीं आता है, आता है तो सबको आता है, नहीं आता किसी को नहीं आता। बोलो आप, 8वीं अभिक्रिया क्या थी? 8वां रासायनिक गुण था एमीन का निर्माण, और 9वां क्या पढ़ा आपने, साइनाइड का निर्माण। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? 10वां क्या होगा, अभिक्रिया नंबर 10, और क्या लिखेंगे अपन, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड और साइनाइड में क्या फ़र्क है? उल्टा लिखेंगे इसमें, उसमें Cn लिखा था, इसमें Nc लिखेंगे। अब आपको अगर Nc लाना है तो यहाँ पर KCN के स्थान पर AgCN से अभिक्रिया करानी है, और क्या बनेगा, RNC प्लस AgX। ये मत भूलना कि ये भी कार्बन है, लेकिन वहाँ कार्बन इस एल्किल समूह से सीधा जुड़ा हुआ था, यहाँ इन दोनों के बीच में कौन आ गया है, नाइट्रोजन आ गया है। जो वो बता रहा था ना, वो क्या बात है, यहाँ नाइट्रोजन बीच में क्यों आ गया, अब बताओ आप। और उसमें क्या था, आयनिक बंध था, किसमें, KCN में। देखिए ये जो आइसोसाइनाइड बना है, इस आइसोसाइनाइड के भी 2 अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है। जैसे आपने साइनाइड में 3 पढ़ी थी, इसकी 2 अभिक्रियाएं ध्यान रखना आप। इसका आंशिक जल अपघटन नहीं कराते अपन, पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, ठीक है। इसमें पहली अभिक्रिया नहीं है, आंशिक जल अपघटन नहीं है, पूर्ण जल अपघटन है। और दूसरा क्या है, अपचयन है। अपचयन के लिए वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम इथेनॉल लेते हैं। पूर्ण जल अपघटन से यहाँ क्या बनता है, बता सकते हो? अच्छा, साइनाइड में क्या बना था, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना था पूर्ण जल अपघटन में। यहाँ क्या बनता है, यहाँ 2 उत्पाद बनते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बीच में आ गया है इसलिए RNH2 बनेगा, और एक कार्बन अकेला रह गया है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। और वो अम्ल कौन सा होगा, एक कार्बन वाला अम्ल, वो कौन सा है, फॉर्मिक अम्ल। एल्डिहाइड नहीं है, ये अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है ना, मैथेनोइक अम्ल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अम्ल, उसमें IUPAC में मैथेनोइक अम्ल। और ये क्या है, तो इसमें 2 उत्पाद बनते हैं। जब पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो इसमें 2 उत्पाद बनते हैं, एक तो बनता है प्राथमिक अमीन RNH2, और ये क्या बनता है, अम्ल। अब इसमें देखो, इसमें कार्बन जो होंगे उससे कुछ कम हुए ना अमीन में, क्योंकि नाइट्रोजन बीच में है इसलिए यहाँ तक वाला भाग अलग हो गया, तो RNH2, ठीक है। और इधर क्या हुआ, ऑक्सीजन भी मिल गई और हाइड्रोजन भी मिल गई। तो इस तरीके से क्या बनाते हैं वो, फॉर्मिक अम्ल। एक कार्बन वाला अम्ल क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब अपचयन कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन का वितरण देख लो आप कैसे होता है। 1 हाइड्रोजन इसके पास में और 3 इसके पास में, तो ये कौन सा अमीन बन गया, RNHCH3। कौन सा अमीन हुआ, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री हुआ, ये बना द्वितीयक अमीन। RNHCH3 क्या होता है, द्वितीयक अमीन। तो साइनाइड में तो बनते हैं आंशिक जल अपघटन से एमाइड, पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल, और अपचयन से 1 डिग्री अमीन। आइसोसाइनाइड में क्या होता है, आइसोसाइनाइड में पूर्ण जल अपघटन से
1 डिग्री अमीन जो कम कार्बन वाला होता है इसकी तुलना में, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा बनता है, फॉर्मिक अम्ल। और अपचयन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से जब अपचयन कराते हैं तो इसमें द्वितीयक अमीन बनता है, उसमें क्या बनता था, 1 डिग्री अमीन। अब सवाल जो जवाब इन्होंने दे दिया पहले ही, लेकिन सबकी जानकारी के लिए बताना है कि KCN से क्रिया कराई थी तब तो साइनाइड बना, और AgN से क्रिया कराई तब आइसोसाइनाइड बना, ऐसा क्यों? इस पे दिखा दो, बताएं भाई। KCN से जब क्रिया कराई थी ना तो साइनाइड बना था, और AgCN से कराई तो आइसोसाइनाइड बना, ऐसा क्यों? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए ये KCN है, ये आयनिक यौगिक होता है, इसमें पोटेशियम और साइनाइड आयन के बीच में आयनिक बंध होता है। तो जब अब क्रिया करता है तो ये आयनीकरण होकर के K+ और Cn- बनाता है। हमारे को जो अभिक्रिया करवा रहे हैं वो कौन सी हो रही है अभिक्रिया एल्किल हैलाइड में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो ये साइनाइड आयन नाभिक स्नेही के रूप में कहाँ जुड़ जाता है, एल्किल समूह के पास, ठीक है। तो क्या बनाएगा, RCN बनाएगा ना, और उसको हम साइनाइड बोलेंगे, एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड। लेकिन AgCN जो होता है वो एक सहसंयोजी यौगिक है, जिसमें नाइट्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके माध्यम से पूरा का पूरा अणु नाभिक स्नेही का काम करता है। इसमें तो इसका विभाजन हो गया है, टूट गया है, पोटेशियम आयन अलग हो गया और साइनाइड आयन अलग हो गया है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, पूरा का पूरा सिल्वर साइनाइड अणु एक सहसंयोजी यौगिक के रूप में काम करता है, और इस नाइट्रोजन के माध्यम से जुड़ जाता है, किस पर, R पर। कौन जुड़ गया है, इस नाइट्रोजन के माध्यम से, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म इससे बंध बनाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, Ag। बाद में ये Ag अलग हो जाता है, लेकिन पहले अब क्या बन गया, क्योंकि नाइट्रोजन के माध्यम से जुड़ा है इसलिए क्या बना, आइसोसाइनाइड। तो ध्यान रखिएगा आप, ये सवाल आता है कि पोटेशियम साइनाइड से तो साइनाइड बनते हैं, एल्केन साइनाइड, और जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, ऐसा क्यों? तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो होता है आयनिक यौगिक, तो उसके आयनन से साइनाइड आयन प्राप्त होता है जो नाभिक स्नेही का काम करता है। जबकि इसका आयनन नहीं हो पाता, सहसंयोजी बंध है तो आयनन नहीं होगा ना। तो सहसंयोजी यौगिक, ये पूरा का पूरा यौगिक नाभिक स्नेही का काम करता है, किसके माध्यम से, नाइट्रोजन के माध्यम से। तो इसका जुड़ना नाइट्रोजन के माध्यम से होता है, इसलिए क्या बनते हैं, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। एल्किल नाइट्राइट, दो अभिक्रिया में एक साथ बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने अभी पढ़ी थी साइनाइड और आइसोसाइनाइड, वैसे ही दो और अभिक्रियाएं आप देखिए, और वो अभिक्रियाएं हैं एल्किल नाइट्राइट का निर्माण और नाइट्रो एल्केन का निर्माण। दोनों में ही नाइट्राइट भी यही होता है NO2, और नाइट्रो भी यही होता है NO2। लेकिन फ़र्क यह है दोनों में कि ये नाइट्राइट जो होता है उसमें ONO नाइट्राइट को कहते हैं, और जो NO2 होता है वो ऐसा होता है। नाइट्रो समूह में N से जुड़ाव है और इसमें ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ रहा है। तो पोटेशियम नाइट्राइट लेते हैं तो एल्किल नाइट्राइट बनता है, यानी ऑक्सीजन के माध्यम से एल्किल समूह से नाइट्रो समूह जुड़ता है।
इसको कहते हैं नाइट्राइट समूह। कौन सा समूह कहते हैं? नाइट्राइट। तो ये देखिए KNO2 ऐसा होता है, KONO, इसमें आयनिक हो जाएगा तो कैसे टूटेगा? पोटेशियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन के माध्यम से क्या मिलेगा अपने को? नाभिक्स नहीं मिलेगा, वो इस पे जुड़ जाएगा क्योंकि ये आयनिक है। अब नाइट्रो एल्केन में क्या होता है? RH प्लस AgNO2, यहाँ भी क्या वही चीज़ है, AgNO2 लेंगे और ये क्या बना देगा? RNO2 प्लस AgX। ये जो RNO2 बना है ये कैसा है? ऐसा है। देखिए एल्किल समूह यहाँ किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए। और यहाँ किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो नाइट्राइट और नाइट्रो में फ़र्क आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम नाइट्राइट जो होता है उससे तो एल्किल नाइट्राइट बनता है और सिल्वर नाइट्राइट से क्या बनता है? नाइट्रो एल्केन। यहाँ भी वही कारण है जो आपको बताया था कि KNO2 से क्या मिलता है? K प्लस और ONO माइनस, ठीक है। और सिल्वर नाइट्राइट जो होता है वो एक सहसंयोजी यौगिक है, इसलिए नाइट्रोजन के माध्यम से ही ये नाभिक स्नेही का काम करता है। तो इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा ये, बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड में था। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, कई बार आपको ये नहीं ध्यान होता कि एल्किल नाइट्राइट क्या होता है और नाइट्रो एल्केन क्या होता है। तो ये 11 और 12 रिएक्शन जो है वो क्या है? एल्किल नाइट्राइट का निर्माण और 12 नाइट्रो एल्केन का निर्माण। जब आप ये लिखते हैं ना याद करते वक्त, तो आप इनके साथ में ब्रैकेट में वो लिख लीजिए कि अभिकर्मक आपने क्या लिया था। जैसे आप यहाँ पे लिख देंगे अल्कोहल बना रहे हैं तो OH माइनस, ठीक है, और एल्कीन बना रहे हैं तो ये अल्कोहलिक KOH लिखा है। ऐसे आप इनमें भी लिखते जाएंगे, जैसे यहाँ KCN लिखेंगे या AgCN लिखेंगे या KNO2 लिखेंगे या AgNO2 लिखेंगे। तो ऐसे अगर आप लिख के और याद करेंगे तो आपको, और इसी क्रम में याद करिएगा। जैसा सवाल उसमें पूछा कि KCN से वो और AgCN में आइसोसाइनाइड बनता है, KCN में साइनाइड बनता है, ऐसा ही सवाल इसमें भी आ सकता है कि KNO2 से तो एल्किल नाइट्राइट बनता है और AgNO2 से नाइट्रो एल्केन बनता है। इसको समझाइए। थायो अल्कोहल का निर्माण। थायो अल्कोहल क्या होते हैं जानते हो आप? SH। देखिए RH अपने पास है और RSH बनाना है आपको, ठीक है, और KX निकलेगा। किससे क्रिया कराएं? KSH ले लीजिए। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH। यहाँ KOH होता या ROH होता तो अल्कोहल होता ना, लेकिन ये S है इसलिए क्या हो गया? थायो अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? ये थायो अल्कोहल। फिर अपन बना सकते हैं थायो ईथर। कितनी बताई थी? कितनी रिएक्शन पढ़ाएंगे? 15। तो आप खुश हो रहे हो, ख़त्म होने वाली है ना। थायो ईथर कैसे बनाते हैं? हम 2 अणु एल्किल हैलाइड के लेंगे, K2S पोटेशियम सल्फाइड। क्या है ये? पोटेशियम सल्फाइड। थायो ईथर का मतलब ईथर की तरह हो गया। ईथर तो ये होता है, लेकिन यहाँ सल्फर लगा दें तो क्या हो जाएगा? थायो ईथर हो जाएगा। थायो ईथर जिसको कहते हैं डाई एल्किल सल्फाइड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
थायो ईथर भी कहते हैं इसको, डाई एल्किल सल्फाइड भी कहते हैं, डाई एल्किल सल्फाइड। थायो एल्कोहल और थायो ईथर। अंतिम रासायनिक गुण 15वां, एरीन का। एरीन क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिकों का। एरीन मतलब बेंजीन जैसे यौगिकों का निर्माण। ये बेंजीन है। बेंजीन की क्रिया अपन किससे कराते हैं? इसमें क्या करा हमने? कोई एरोमेटिक यौगिक लिया है उससे और एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएंगे और क्या बनाएंगे? कोई और एरोमेटिक यौगिक बनाएंगे। क्या बनेगा बताओ? हैं? टोलुइन बनेगी। क्लोरोबेंजीन तो नहीं बनेगी ना। इस अभिक्रिया का नाम पता है क्या आपको? वो तो वुड्स अभिक्रिया से संबंधित है। हाँ बोलो बोलो, कौन सी? स्वार्ट? नहीं। याद आई? इसमें क्या करते हैं? बेंजीन का एल्कलीकरण किया आपने। एल्किल हैलाइड से क्या हो जाता है? बेंजीन का एल्कलीकरण हो गया। एसिटिलीकरण कराते हैं तो क्या लेते हैं हम? एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, बिल्कुल। CH3CO समूह वाला हेलोजन लेंगे तो क्या होगा? हैलाइड लेंगे तो एसिटाइल क्लोराइड होगा ना वो। तो एरीन का निर्माण इस तरीके से, ये 15 अभिक्रियाएं हैं जो आपने रासायनिक गुणों के रूप में पढ़ी है। अभी जो ये स्वार्ट अभिक्रिया कह रही थी ना, वो कौन सी होती है? उसमें फ्लोरो एल्केन बनाते हैं और हेलोजन विनिमय अभिक्रिया ही होती है वो, मैंने आपको उस वक्त नहीं बताई शायद। CH3Br प्लस AgF, ये एल्किल ब्रोमाइड है, इसमें F लगाना है तो CH3F हो जाएगा, विनिमय हो गया ना, एक्सचेंज हो गया, प्लस AgBr, फ्लोरोमीथेन बन गया। ये कहलाती है अभिक्रिया स्वार्ट अभिक्रिया। कौन सी? इसमें AgF के स्थान पर और क्या ले सकते हैं? AgF के स्थान पर अपने को क्या चाहिए? इससे केवल ये चाहिए ना, केवल फ्लोराइड चाहिए। तो AgF के अलावा और क्या ले सकते हैं? उसमें आप लिख लीजिए, आप ले सकते हैं Hg2F2, COF2 मतलब कोबाल्ट फ्लोराइड, और आप एंटीमनी फ्लोराइड भी ले सकते हैं SbF3। ये कुछ भी लेंगे तो ये क्या करेगा? ये फ्लोराइड का सोर्स होगा और यहाँ पर इसको हटा देगा, Br के स्थान पर आ जाएगा। ये अभिक्रिया बनाने की विधियों में आप लिख सकते हो, फ्लोरो एल्केन बनाने की विधियों में। इसको कहते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। ये मिटा दूं, उसके बाद भी याद आ जाएंगे कि 15 है ना। कौन है जिसको याद नहीं होगा? तुमको होगा 15, तुमको भी। बहुत इजी है रासायनिक गुणों को याद करना या रासायनिक अभिक्रियाओं को याद करना, बशर्ते आप निरंतर पढ़ते रहें, रोज़ पढ़ें, इसको रोज़ रिवीजन करें। देख के भी रिवीजन करेंगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि आपको याद ही होगा उससे। आप बताओ पहली तीन सुनना भाई, ध्यान से सुनिएगा आप। पूरा शब्द बोलो ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है।
एल्केन का निर्माण, हाँ। दूसरा उच्च एल्काइन का निर्माण। आप बताओ अगली तीन। कार्बधात्विक यौगिकों का निर्माण, घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, पांचवा ठीक। अगली तीन बता दो तुम। एक अभिक्रिया रह गई, एस्टर रह गया, है ना। एस्टर, एमीन, ईथर, एस्टर और एमीन। पहले अल्कोहल लिया, फिर ईथर आया, फिर एस्टर आया था। अगली तीन आप बता दीजिए। हाँ हाँ, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। लास्ट की तीन तुम बता दो। हाँ, बैठे बैठे बोल दो तुम वहाँ से। एक गड़बड़ हो गई है। थायो अल्कोहल, थायो ईथर और एरीन का निर्माण, ठीक है। दो प्रश्न अभी करते हैं, उसके बाद छोड़ सकते हैं 4:30 बजे, हैं? हाँ, पूछ लो आप। एक क्वेश्चन है, ये क्या है? कोई एल्किल हैलाइड है, इनमें कौन सा हेलो एल्केन SN2 क्रियाविधि के लिए ज़्यादा क्रियाशील होगा? इन दोनों में से SN2 क्रियाविधि में कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा, पहला या दूसरा? क्यों? 1 डिग्री है ये। हाँ, ये क्या है? sp2 संकृत है ना ये, इसलिए ये ज़्यादा क्रियाशील होगा। इसमें बताइए, ये क्या किया? बोलिए क्या किया हमने? क्यों बताओ? नहीं, वो तो है, क्यों क्रियाशील ज़्यादा है वो भी तो बताना ना, कारण भी तो स्पष्ट है। वो विद्युत ऋण ज़्यादा, ये कम है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा SN2 के प्रति। इसमें आकार को देखिए आप, इसका आकार बड़ा है और ये इससे छोटा है। हमें क्या करना है? SN2 में इसको भगाना है। कौन आसानी से भगाया जा सकता है? आयोडीन, इसलिए ज़्यादा क्रियाशील होगा। SN2 में ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? अब ये ऐसा क्यों है? आपको मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, कल बताया था कि हैलोजन जो होते हैं वो अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। लीविंग ग्रुप इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इसका हिंदी अर्थ है छोड़कर जाने वाला समूह। हैलोजन जितने भी हैं ना, ये सारे बहुत अच्छे छोड़कर जाने वाले समूह हैं, मतलब इनको बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। आपने देखा भी 15 जगह इनको हटा के दूसरी चीज़ें बना ली अपन ने, ठीक है। तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप है, और उसमें भी अच्छा, इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? जिसका आकार बड़ा हो। जो बड़े आकार वाला होगा वो आसानी से हटाया जा सकता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। अब एक प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है, वो ये है कि ब्रोमोब्यूटेन, समझ गए आप? ब्रोमोब्यूटेन के समावयव बनाइए आप। क्या बनाएंगे? समावयव, जितने भी संभव हैं वो, ठीक है। और उन समावयवों में बताना है आपको कि SN1 में
कौन ज़्यादा क्रियाशील, SN1 में क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा और SN2 क्रियाविधि से क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। इसके 4 समावयव आपको बनाने हैं, ये मैं बता देता हूँ कि 4 समावयव आप बनाएंगे और इन चारों समावयवों में SN1 में क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम बताना है आपको और SN2 में बताना है। जल्दी से कर लो अपनी कॉपी में और फिर बता दो। इतनी देर लगाओगे क्या आप लोग? बहुत सरल प्रश्न है। कर लिया? 4 समावयव बनाने हैं, जल्दी से बनाओ। बस तो समावयव बन गए तो SN1 SN2 आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दिया, अब तो बता दो आप। इन 4 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, उसके अलावा और भी कोई होगा ना एक, तो चौथा प्रकार तो कोई है ही नहीं। इनमें से कोई एक दो, देखो ये 4 समावयव कौन से, पहले ये बता दो आप। तो सबसे पहले तो ये कर दें, सबने बनाया ये वाला? आपने बनाया? लास्ट बनाया ये वाला? दूसरा समावयव कौन सा बनेगा? BR की स्थिति बदल दी अपन ने, ठीक है। तीसरा ये बना दे। चौथा नियो नहीं, तृतीयक होगा। नियो तो 4 कार्बन होते हैं जब होता है, ठीक है। अब इसको हम नंबर दे देते हैं 1 या A लिख दीजिए, इसको B, इसको C और इसको D। अब बताओ आप SN1 में कौन सबसे कम क्रियाशील होगा? कम होगा SN1 में हैं? A सबसे कम होगा। बढ़ता हुआ क्रम बताना ना आपको। इससे ज़्यादा क्रियाशीलता कौन दर्शाएगा? देखिए अब ये बता दो पहले तो, ये तो प्राथमिक है ना, ये कैसा है? और ये भी 1 डिग्री है और ये तो 1 डिग्री के 2 हैं, इन दोनों में मुकाबला हो रहा है। ये ज़्यादा क्रियाशील होगा, ये ज़्यादा क्रियाशील होगा हैं? या B ज़्यादा क्रियाशील होगा? ये ज़्यादा होगा। क्यों? ये तो दोनों ही प्राथमिक है ना। हैं? C ज़्यादा क्रियाशीलता दर्शाएगा और इससे ज़्यादा कौन दर्शाएगा? B या D? B। और उससे ज़्यादा D। अब आपके मन में जो प्रश्न है वो केवल यही है ना, इन दोनों में क्रियाशीलता का क्रम ये क्यों है? क्यों है बताओ? है भाई? इसमें जो कार्बोनियम आयन बनेगा उसका स्थायित्व इसकी अपेक्षा तो अधिक होगा ना, क्योंकि इसमें 2 मैथिल समूह इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, दोनों का प्लस आई प्रभाव का। इसमें एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है ना पूरा, और इसमें कितने हैं? ये एक, ये दूसरा और ये मिलकर के ये बना रहे हैं, 2 तरफ से प्रभाव आ रहा है ना। तुलनात्मक रूप से ये ज़्यादा क्रियाशीलता दर्शाएगा, ठीक है ना। अब SN2 में बताओ, SN2 में ठीक इसका विपरीत होना है। D सबसे कम क्रियाशील, B उससे कम, C उससे ज़्यादा, और सॉरी ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। कौन बनेगा करोड़पति में? जल्दी से बताना पड़ता है, आपने इतने सेकंड ले लिए। अब इसमें बताइए आप, एक और लेते हैं प्रश्न। हैं? क्या हुआ? मैंने सोचा भोंपू बजने के लिए कह रहे हो। C6H5CH2Br है एक, दूसरा है C6H5BR, तीसरा है C6H5CH और यहाँ CH3 है और ये Br। चौथे में है C6H5
CH3 और Br, ये 4 हैं। दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। ये 4 हैं। अब इन चारों में SN1 और SN2 में क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। SN1 में कौन ज़्यादा क्रियाशील होगा और क्यों? देखो ये C6H5 है ना, कभी ऐसे भी लिखा रहता है 5, C6H5 को 5 भी लिखते हैं या PH भी लिखा रहता है, जैसे मिथाइल को Me और इथाइल को। हाँ बोलो। सबसे कम क्रियाशील B SN1 में, सबसे कम बताओ पहले, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम बताएंगे अपन। आपको ये सोचना है कि कार्बोनियम आयन जिसमें सर्वाधिक स्थायी बनेगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। सबसे कम जो है वो ये है क्योंकि इसमें ये प्राथमिक कार्बोनियम आयन बनेगा, प्राथमिक बनेगा ना, यहाँ से Br हटेगा तो CH2 पे धनावेश होगा, वो प्राथमिक होगा। इसमें जो बनेगा वो 2 डिग्री होगा, इसमें भी 2 डिग्री होगा और इसमें, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप बिना किसी संकोच के ये लिख सकते हो। B और C में हमने को सोचना है कि कौन पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें, ये इस प्रकार से चेंज हो सकता है। ठीक है। अब B और C में इस पर अगर कार्बोनियम आयन बन गया, ये चला गया, तो धनावेश इस पे आएगा ना। इस पर जो धनावेश आएगा वो दो तरफ अनुनाद में भाग ले सकता है, दो तरफ, इधर भी फिनाइल रिंग है, इधर भी बेंजीन रिंग है, दोनों वलयों में वो क्या कर सकता है, अनुनादित हो सकता है। धन आवेश का अनुनाद इन दोनों वलयों, इसमें कहाँ होगा, केवल एक तरफ ही होगा, इसलिए स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा, इसका, इसलिए क्रियाशीलता इसकी C की अपेक्षा अधिक होगी। समझ में आ गया। कार्बोनियम आयन इसमें भी द्वितीयक बनता है, इसमें भी द्वितीयक बनता है, लेकिन इसमें जो कार्बोनियम आयन बनता है उसका स्थायित्व दोनों तरफ से बेंजीन वलय होने के कारण अनुनाद ज़्यादा होगा। इसमें केवल एक ही वलय है, इसलिए अनुनाद इसकी तुलना में कम होगा। तो जिसका स्थायित्व कम होगा वो कम क्रियाशील होगा, तो C कम क्रियाशील है और B ज़्यादा क्रियाशील। और SN2 में एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे कम क्रियाशील होगा D, उससे ज़्यादा B, उससे ज़्यादा C और सबसे ज़्यादा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, फिर बंद करते हैं आज, इतना ही बताएं। कल अपन हेलो एरिन्स लेंगे, एरोमेटिक एल्किल हैलाइड्स जो हैं उनको हेलो एरिन्स बोलते हैं, वो करेंगे।